हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक बिल्कुल नई जर्नी है हमारे लिए, है ना। क्लास ट्वेल्थ का पहला लेक्चर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है। क्लास 11th आप कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि क्लास 11th आपने अच्छे से की होगी, क्योंकि क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी हैं अगर हम क्लास 12th में आगे बढ़ने वाले हैं। बिना क्लास 11th को अच्छे से किए हम क्लास 12th के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे क्लास 11th आपके क्लास 12th के टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करती है, इसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं आपस में, है ना। तो चलिए, तो एज यू ऑल नो, माय नेम इज विपिन कुमार यादव, योर फिजिक्स टीचर। ठीक है। मेरा एटली अराउंड 5 ईयर्स से, अब तो ज़्यादा ही हो गया है, 5 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है व्हेन आई हैव बीन टीचिंग फॉर नीट एंड जेई फिजिक्स। ठीक है। एमटेक आईआईटी खड़गपुर से है और एमएससी भी किया है मैंने पॉलिटेक्निको दी मिलानो से। ठीक है। एक्सपीरियंस अनअकैडमी एंड आकाश में मैंने पढ़ाया है 3 ईयर्स, 3 ईयर्स का कुछ रिसर्च एंड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है, रिसर्च पब्लिकेशंस भी हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ाता हूं मैं गेट में, और फिजिक्स भी पढ़ाता हूं। ठीक है ना। चलिए, इंट्रोडक्शन तो काफी हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इससे पहले कि हम क्लास 12th की तरफ आगे बढ़े, हम थोड़ा टाइम लेंगे आराम से। किस चीज के लिए? ये समझने के लिए कि आपने 11th में क्या पढ़ा है और वो क्यों जरूरी है। क्योंकि 11th को छोड़कर हम 12th के लिए नहीं बढ़ सकते आगे, ये बात आपको समझनी है। अगर आपने 11th अच्छे से नहीं की है तो एक बार कोई वीडियोस कुछ भी, और हमारे भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जो भी हो, एक बार अपना 11th का सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लें। क्योंकि अगर 12th में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है जब हम पढ़ेंगे, लेकिन मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो दिक्कत कहां आ रही होगी? आपके 11th के कॉन्सेप्ट में। वो कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है 11th का, तो यहां पे हम 12th में यूज कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत 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 जरूरी है कि जब हम 12th की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो आप पहले इनफ टाइम दे दें 11th का रिवाइज करने में। अगर आप भूल गए हैं, अगर नहीं किया है, तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लें अच्छे ब्रीफ में, और अगर कर लिया है तो बहुत अच्छा है। ठीक है। चलिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम जरा। हम ये समझते हैं कि क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था, है ना। क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर आपका था यूनिट्स एंड डायमेंशन, था या नहीं? दूसरा चैप्टर था आपका वन डायमेंशनल मोशन। तीसरा चैप्टर था आपका टू डायमेंशनल मोशन। चौथा चैप्टर क्या था आपका? ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। टू डायमेंशन मोशन था। उसके बाद क्या था आपका? जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फिफ्थ चैप्टर क्या था आपका? वर्क, पावर एंड एनर्जी। सिक्स चैप्टर क्या था आपका? रोटेशनल मोशन। है या नहीं रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन। सेवन चैप्टर क्या था आपका? ग्रेविटेशन। एट्थ क्या था? सॉलिड मैकेनिक्स। नाइन्थ क्या था आपका? फ्लूइड मैकेनिक्स। टेंथ टेंथ क्या था आपका? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। 11th चैप्टर क्या था? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। 12th चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। 13th चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और 14th चैप्टर आपका वेव्स। ये आपकी पूरी 11th हो गई है, हो गई है नहीं? आपके टिप्स पे होना चाहिए ये चैप्टर। पहली बात तो, पहले तो आपको ये पता हो कि ये चैप्टर है मेरी 11th में, है ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम।
अब ऐसा नहीं है कि जो 11th में पढ़ा है वो आप भूल जाएं, यही कॉन्सेप्ट आपके यहां यूज होने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे आपके कितने चैप्टर हैं 12th में, कैसे हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि एक बहुत नई जर्नी की हम शुरुआत करने वाले हैं आज। और अगर हम बिना प्लानिंग के आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आगे बहुत दिक्कत होगी। आज ही एक ब्रॉड आउटलाइन बना लेते हैं अपने दिमाग में कि भाई ऐसे ऐसे चलना है, हमें ये चीजें फॉलो करनी है, हर चीज की, हर चैप्टर की ये अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं कि 12th में कौन कौन से चैप्टर हैं हमारे। तो 12th, क्लास 12th, पहला चैप्टर क्या है आपका? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सेकंड चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। थर्ड चैप्टर क्या है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ चैप्टर क्या है? मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस एंड मूविंग चार्जेस एंड फील्ड। फिफ्थ चैप्टर क्या है आपका? मैग्नेटिज्म, करेंगे भी हम क्लास के अंदर, है ना। चलिए, एंड मैटर, ठीक है। सिक्स चैप्टर क्या है? सिक्स चैप्टर आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फिर क्या है? ईएमआई, ईएमआई। सेवन चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एट चैप्टर एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना। किताब पलट के देखिएगा शुरू में, है ना। ये पता होना चाहिए आपको भाई, अगर हम किसी जर्नी की शुरुआत, हमें यही नहीं पता हो कि हम कहां जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता हो कि हमारा रास्ता क्या होगा, तो हम कैसे पहुंचेंगे अपनी मंजिल पे, है ना। तो ये तो पता होना चाहिए ना कहां कहां जाना है हमें। नाइन्थ चैप्टर रे ऑप्टिक्स। टेंथ चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। 11th चैप्टर ड्यूल नेचर। 12th एटम्स। 13th न्यूक्लियाई। 14th सेमीकंडक्टर। ये आपके चैप्टर्स हैं। और इससे पहले कि हम पहले चैप्टर में जंप कर जाएं अचानक से, आपको ये पता होने चाहिए कि भाई ये चैप्टर तो मेरे पास है। इतनी लड़ाई है, देखो 14 चैप्टर की लड़ाई है आपकी, है या नहीं। तो ये लड़ाई जो है हम जम के लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं कि भाई क्या किया आपने अपने 11th में और कैसे यहां के कॉन्सेप्ट आपके यहां यूज होने वाले हैं, है ना। तो पहले हम बात करते, चलिए यूनिट्स एंड डायमेंशन तो ठीक है भाई, हमें यूनिट्स की जरूरत है। यूनिट्स के बिना हम स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे कि कोई चीज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। अगर हम कहें दो, तो भैया दो क्या, 2 मीटर, 2 kg, 2 लीटर, क्या है दो, है ना। तो यूनिट से हमें आइडिया हो जाता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। अब हम चलो यूनिट भी हमने बता दी, है ना, कि भाई दो मास है, लेकिन मास में भी सर केजी है, ग्राम है, क्योंकि अंतर हो जाएगा अगर हम यूनिट स्पेसिफाई नहीं करेंगे, सही यूनिट स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो हम कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, हम बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए यहां पे क्या किया आपने, यहां देखिए जरा, ये है आपकी काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स। ये है आपकी डायनेमिक्स। क्या अंतर है सर इसमें? डायनेमिक्स। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। तो सर काइनेमैटिक्स डायनेमिक्स क्या अंतर है? देखो अगर आपको याद होगा, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, यहां पे आपने मोशन की बात की थी। यहां पे आपने ये कैलकुलेट किया था कि आप मुझे डिस्टेंस बता दो, आप मुझे वेलोसिटी बता दो, आप मुझे एक्सेलरेशन बता दो। एक बॉडी को, अगर एक बॉडी के पास इतना एक्सेलरेशन है तो कहां तक जाएगी, एक बॉडी पे अगर आप बैक एक्सेलरेशन है तो कहां रुकेगी।
यानी कि आप मोशन, एक बॉडी मोशन में है उसकी बात कर रहे हो आप। अगर एक बॉडी मोशन में है तो कितना डिस्टेंस जाएगी, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर इतनी दूर लेके जाना है तो कितना एक्सेलरेशन मतलब देना पड़ेगा आपको। यहां पे आपने मोशन की बात की थी, लेकिन आप ये भूल गए थे कि मोशन आया कैसे। भाई किसी ने धक्का मारा होगा जब भी मोशन आया ना। अगर कोई बॉडी यहां पे रखी है तो अपने आप तो नहीं चलेगी ये। अगर मैं अपने, अगर एक बॉडी एक टेबल के ऊपर आपने मेरा लैपटॉप रखा हुआ है तो अपने आप तो नहीं चलेगी, किसी को तो फोर्स लगाना पड़ेगा, किसी को तो एफर्ट लगाना पड़ेगा जब ही चलेगी। अब वो एफर्ट लगाया किसने, वो एफर्ट कितना लगाया गया, इसकी बात हमने यहां नहीं की। यानी कि वी स्टडीड मोशन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मोशन हो रहा है लेकिन कैसे मोशन शुरू हुआ उसकी बात हमने नहीं की। इसी को बोलते हैं हम काइनेमेटिक्स। इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी मोशन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। ठीक, आगे आइए। अब देखिए यहां पे आपने मोशन की बात की, लेकिन वो वेलोसिटी जो आई वो कैसे आई, किसी ने फोर्स लगाया होगा। सबसे पहली बार हमने यहां पे फोर्स की बात की है या नहीं, सबसे पहली बात। यानी कि मोशन हुआ कैसे, फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, कौन लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, वो बात आपने यहां की डायनेमिक्स में। तो डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन व्हाइल कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मोशन कैसे हुआ जब हम उसकी बात भी साथ में करते हैं तो किसकी बात होती है, डायनेमिक्स की। बात समझ में आ गई। डायनेमिक्स में हम मोशन की स्टडी तो करते हैं डायनेमिक्स में, वाइल कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन क्या है उसके साथ स्टडी करते हैं। यहां पे सिर्फ मोशन की स्टडी, कॉज ऑफ मोशन की स्टडी हम नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आपने फोर्स लगाया, आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद एक डिस्टेंस ट्रेवल कर गई बॉडी। यानी कि भैया वर्क क्या था, आपने फोर्स तो लगाया, फोर्स लगाने के बाद एक बॉडी थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, तो क्या मिल गया, वर्क मिल गया। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, है ना। तो आपको वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि इस कॉन्सेप्ट को हमने और एक्सटेंड कर दिया। फिर वर्क कई तरीके का होता है ना। वर्क को आप कन्वर्ट कर सकते हो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में, उस एनर्जी की बात की हमने। फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, पावर, पावर की बात की हमने। है सब एक ही डायरेक्शन में, पहले यहां पे मोशन, फिर यहां पे कॉज ऑफ मोशन, फिर जब मोशन हमने पढ़ लिया है तो अब कितना वर्क हुआ, कितनी पावर चाहिए, ये सब हमने यहां पढ़ा। अच्छा, यहां पे जो हम बात कर रहे थे, यहां पे हम लीनियर मोशन की बात कर रहे थे यहां तक। लीनियर मोशन यानी कि पूरी की पूरी बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन अगर ये बॉडी ऐसा मोशन कर रही है, रोटेट कर रही है, तो क्या होगा, तो कैसे स्टडी होगी, वो हमने यहां पढ़ा रोटेशनल मोशन में। बात समझ में आई। यहां पे क्या था, लीनियर मोशन। ऊपर क्या है 5 चैप्टर में, लीनियर मोशन, पूरी की बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी ऐसे जा रही है। लेकिन इसी बॉडी को अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो क्या आएगा, रोटेशनल मोशन। उसकी स्टडी हमने सेपरेटली की, क्योंकि सेम लॉज फॉलो नहीं होते हैं। यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, एंगुलर वेलोसिटी आती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, टॉर्क आता है, एंगुलर मोमेंटम आता है, वो हम अलग से यहां पे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फिर एक नया सा चैप्टर आ गया, ग्रेविटेशन आपका, है ना। ग्रेविटेशन क्या होता है, दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स, है ना। जरूरी नहीं ये अगर कोई कहे ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है तो ये मत बोलना कि अर्थ जो फोर्स लगा रही है वो ग्रेविटेशन है, वो नहीं है ग्रेविटेशन, वो है ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटेशन वो फोर्स है जो कोई यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडी जिनके पास मास हो, उनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। कैसा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स। बात समझ में आ गई। इसकी हमने बात की। ग्रेविटेशन फील्ड बहुत जरूरी है चैप्टर, अगर आपके टीचर ने नहीं बताया, अगर आप 11वीं में जब आप ये पढ़ रहे थे, अगर आपके टीचर ने नहीं बताया तो मैं आप बता देता हूं, जो आपने यहां पढ़ा था वो डायरेक्टली हम यहां अप्लाई करने वाले हैं इन 2 चैप्टर्स में। भाई आपने यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा होगा, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा होगा, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा होगा, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। बिल्कुल सेम इक्वेशन, सेम डेरिवेशन, सेम रिजल्ट्स, थोड़े से चेंजेस के साथ ऑफ कोर्स, है ना। सिमिलर बोल देते हैं, सेम नहीं बोलते।
लेकिन ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस रहेगा। तो अगर ये आपका अच्छा है तो आपको यहां अच्छी आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आई सॉलिड मैकेनिक्स। ठीक है, हमने यहां पे फोर्स तो पढ़ लिया, ऊपर हमने फोर्स तो पढ़ लिया। अब उस फोर्स को जब आप एक सॉलिड बॉडी में लगा रहे हो, भाई मैं इसे कंप्रेस करना चाह रहा हूं, मैं इसे एक्सपेंड करना चाह रहा हूं, मैं इसे रोटेट करना चाह रहा हूं, यानी कि फोर्सेस अगर मैं एक सॉलिड बॉडी में लगाऊं तो ये सॉलिड बॉडी कैसे बिहेव करेगी, कहां पढ़ा हमने, सॉलिड मैकेनिक्स में। एक सॉलिड बॉडी में जब आप ये वाला फोर्स जो आपने पढ़े हैं, यहां पे बहुत सारे फोर्स पढ़े हैं ना, स्प्रिंग फोर्स, ये फोर्स, वो फोर्स, वो जब आप एक सॉलिड बॉडी में लगाओगे ये सब फोर्स, तो सॉलिड बॉडी कैसे बिहेव करेगी, सॉलिड मैकेनिक्स। अगर फोर्सेस आप किसी फ्लूइड में लगाओगे, यानी कि यहां पे यूजुअली हम लिक्विड की बात करते हैं, लेकिन जब भी आपके ये फोर्सेस किसी लिक्विड में लग रहे होंगे तो वो लिक्विड कैसे बिहेव करेगा वो हम यहां पढ़ेंगे। अब ये अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भैया सॉलिड अलग तरीके से बिहेव करती है और लिक्विड अलग तरीके से बिहेव करता है ना। हालांकि फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड प्लस गैस, लेकिन यहां पे हम मोस्टली लिक्विड की ही स्टडी करते हैं, ठीक है ना, गैस की स्टडी हम यहां करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स जब आप सॉलिड में लगाओगे तो सॉलिड कैसे बिहेव करेगा यहां पढ़ा आपने, और फ्लूइड कैसे बिहेव करेगा आपने यहां पढ़ा। उसके बाद क्या किया आपने, उसके बाद ये तो आपने फोर्स लगाया तो बॉडी ने कैसे बिहेव किया जब हुआ। अच्छा, अगर आप बॉडी को हीट कर दो, हम फोर्स नहीं लगा रहे, अगर मैं इस बॉडी को हीट कर दूं तो भी तो भाई एक तो मैंने फोर्स लगा के बड़ा कर दिया, एक मैंने अगर से हीट किया तो भी तो ये वॉल्यूम बढ़ सकता है इसका, है या नहीं। अगर मैंने ठंडा कर दिया इसे तो भी तो कंप्रेस हो सकता है, यानी कि डिफॉर्मेशन आ सकता है। अगर आप हीट कर रहे हो तो हीट करने के बाद, यानी कि टेम्परेचर चेंज करने के बाद बॉडी कैसे बिहेव करती है वो हमने पढ़ा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल, समझ में आ रहा है आपके, है ना, ये सब तो आप पढ़ के आए हो, है या नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने पढ़ा गैसेस को सेपरेटली। क्यों हम गैसेस को यहां सेपरेटली पढ़ते हैं, क्योंकि भैया गैसेस बहुत डिफरेंटली बिहेव करती हैं, उनकी स्पेसिफिक हीट अलग होती है लिक्विड और सॉलिड से। लिक्विड और सॉलिड के पास एक ही स्पेसिफिक हीट होती है, जबकि इनकी स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम अलग होता है, कांस्टेंट प्रेशर अलग होता है। तो इसलिए हमें अलग से पढ़ना पड़ता है थर्मोडायनेमिक्स। जहां भी हीट एक्सचेंज हो रही होगी वो सारे कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स से आते हैं। हीट एक्सचेंजर्स, आपके घर में एसी लगा हुआ है उसका कॉन्सेप्ट यहीं पढ़ोगे आप, आपकी बाइक किस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं उसका कॉन्सेप्ट आप यहीं पढ़ोगे। एप्लीकेशन तो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, लेकिन अभी तो हम कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, लॉ क्या है ना, वो हम यहां पढ़ते हैं। जहां भी हीट रिलेटेड चीजें होंगी वो हम यहां पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम थोड़े से वेव्स की तरफ आ गए कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर एक बॉडी, यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे लीनियर मोशन, ऊपर क्या हो रहा है, लीनियर मोशन, यहां पे क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब एक ही पॉइंट के अबाउट बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ऑसिलेट कर रही है, एक पॉइंट के अबाउट, एक पॉइंट के बाद बॉडी ऐसे ऑसिलेट कर रही है, तो भैया उसे अलग से पढ़ना पड़ेगा। कहां पढ़ते हैं, यहां पे, और वेव्स पे भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये आपकी पूरी 11th है, देखो मैंने 10 मिनट में रिवाइज करवा दिया आपकी, हालांकि इतना इनफ नहीं है, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अभी अगर आपके फॉर्मूले अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सारे फॉर्मूले एक पेज पे, मतलब हर चैप्टर के फॉर्मूले एक पेज पे लिख लीजिए, उसे रेगुलरली रिवाइज कीजिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी, ठीक है ना, वो आप रिकॉर्डेड सेशन में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, अब हम 12th पे आते हैं, ठीक है, 12th पे आते हैं हम। तो बात यह कि जो आपने 11th में पढ़ा है वो यहां कैसे रिलेवेंट है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये सब भूल जाएं और ये अलग से पढ़ लें, तो आंसर है नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि यहां जो आपने पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट आपके यहीं बिल्ड किए गए हैं, यही कॉन्सेप्ट अब आपके यहां पे अप्लाई होने वाले हैं, है ना। यहां पे हम कॉन्सेप्ट की बात कम करेंगे, एप्लीकेशन की ज्यादा करेंगे। यहां पे भी नया पढ़ेंगे बहुत कुछ, लेकिन बहुत सारा पुराना भी यहां से उठ के आएगा। क्या मतलब सर, मतलब ये कि जो यहां फोर्स पढ़ा है वही फोर्स हम यहां भी यूज करेंगे, माने कि जब हमने फोर्स पढ़ा है कि सर फोर्स एडिटिव हो सकता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सब जो भी हमने फोर्स के बारे में पढ़ा है वो सब यहां पे यूज होगा।
जो हमने वर्क पढ़ा है यहां पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हम वर्क पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बात यह है कि जो भी यहां पे आप मास के लिए कर रहे थे, भाई एक बॉडी है जिसका मास m है, अब इस पे अगर मैं F फोर्स लगाऊंगा तो एक क्या एक्सेलरेशन लगेगा इस पे, क्या इसकी वेलोसिटी होगी, गेन करे वो चेंज इन वेलोसिटी होगी, कितना ये डिस्टेंस कवर करेगी। तो जो बात आप मास के लिए कर रहे थे वही बात अब आप चार्ज के लिए करोगे कि भाई अगर आप चार्ज पे फोर्स लगा दोगे तो कितनी वेलोसिटी चेंज होगी, कितना एक्सेलरेशन होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि जो कॉन्सेप्ट आपने यहां पढ़े हैं मास के लिए वही यहां पे चार्ज के लिए आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। चलिए, लेकिन यहां पे बात क्या है, यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ते हैं कि जब चार्ज रेस्ट पे है, यहां पे क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम है इसका, जब चार्ज रेस्ट पे है तो क्या करेगा वो, तो कैसे बिहेव करेगा। यानी कि इन दो चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जब चार्ज रेस्ट पे है तो कैसे बिहेव करेगा, उसका फोर्स क्या होगा, उसकी फील्ड क्या होगी, उसका पोटेंशियल क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये हम यहां पढ़ेंगे। अब चार्ज मूव करना शुरू करेगा यहां पे इस चैप्टर में, यानी कि अब चार्ज जो है आपका मूव करेगा किसी वेलोसिटी v से, तो हम यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना, करंट पढ़ेंगे, क्योंकि अगर चार्ज मूव कर रहा है एक कंडक्टर के अंदर तो वो क्या देगा, करंट बनाएगा बेसिकली। मूव रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट, ये आप 8th 9th में पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, है नहीं। तो यहां पे अगर ये चार्ज मूव कर रहा है तो क्या देगा, करंट, तो इसकी बात हम करेंगे अच्छे से। अच्छा, अब अगर एक चार्ज मूव कर रहा है यानी कि मूविंग चार्ज, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। तो ये चार्ज जब मूव कर रहा है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसकी बात हम यहां करेंगे। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बात। यहां पे हम बात करेंगे जो आपके मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट्स जो होते हैं ना आपके, वो कैसे बिहेव करते हैं नेचर के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कैसे फ्लो करता है मैग्नेट्स के अंदर, है ना। दो मैग्नेट को आप पास ले आओगे तो क्या होगा, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसकी बात हम यहां करेंगे। अच्छा, अब हमने ये देखा, ऐसा देखा गया है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, और जब ऐसी अगर एक ऐसी वेव आपको मिल जाए जो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बना दे, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बना दे, तो उस वेव को आप कहोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसी है, जो आपकी लाइट आ रही है सन से, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या नहीं। तो लाइट के बारे में हम यहां पे स्टडी करना शुरू करेंगे। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पे हम क्या बात करते हैं, यहां पे हम बात करते हैं कि अगर आपका यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो चेंज हो रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो चेंज हो रहा हो तो क्या होगा, है ना। तो वो हम यहां पे बात करेंगे। चलिए, उसके बाद आपका यहां पे हम डीसी की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट आपने नाम सुना होगा। यहां पे हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट एसी की, ठीक है ना। वो अलग से पढ़ना पड़ेगा हमें, घर में तो हमारे एसी ही आती है, ये तो बैटरी देता है हमें डीसी, है नहीं। तो एसी की बात हम अलग से करेंगे। जब ये पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा हमारा, तो हम एक नई दिशा की तरफ चलेंगे, नई डायरेक्शन की तरफ चलेंगे, और हमारा पहला टॉपिक होगा रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ विजन। हम देख कैसे पाते हैं, लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो कैसे बिहेव करती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सब हम पढ़ेंगे यहां पे, डिस्पर्जन, ठीक है ना, ये सब हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में। यहां पे आप लाइट को रे मानते हो यानी कि पार्टिकल मानते हो और स्टडी करते हो। अगर हम लाइट को वेव मान लें, क्योंकि लाइट के पास दोनों प्रॉपर्टी हैं, अभी तक आपको यह बताया गया है कि लाइट जो है ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन जरूरी नहीं है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, लाइट वेव की तरह भी चल सकती है। तो वो हम स्टडी यहां करेंगे वेव ऑप्टिक्स की, ठीक है। इसके बाद हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के अंदर चलने वाले हैं, ड्यूल नेचर, यानी कि मैटर और लाइट दोनों, मैटर और लाइट, एनर्जी बोल रहे, रेडिएशन बोल देते हैं, मैटर और रेडिएशन दोनों पार्टिकल नेचर और वेव नेचर शो करती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं आगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक्स हैं, है ना। बड़ा मजा आने वाला है, अगर आप एक्चुअली में फिजिक्स पढ़ने वाले हैं तो बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर, है ना।
ऐसी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो हम नॉर्मली नहीं देख पाते अपनी नेकेड आई से, यानी कि इन आंखों से नहीं दिखेंगी हमें, लेकिन ऐसा बिहेव करती हैं वो। ठीक है ना। तो ड्यूल नेचर हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। फिर एटम्स के बारे में, एटम्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में, और फिर सेमीकंडक्टर के बारे में। ये हमारी क्लास 12th है पूरी। क्या है ये, हमारी क्लास 12th है। तो बात ये देखो, यहां पे जो भी आपने पढ़ा, स्पेशली ये जो आपने पढ़ा है ना, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में आपने जो भी हीट की क्वेश्चन, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, है ना, यहाँ पे आपने फोर्स, बुएंसी फोर्स, तो बेसिकली ये है कि इनके बिना ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कम से कम 30 से 40% कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होंगे और आपको यूज करने पड़ेंगे। तो हम आंखें बंद करके 11th को भूल नहीं सकते हैं। 11th आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो भैया हमारे जो वीडियोज हैं उन्हें आप 2x पे देख लें, है ना, या कहीं से भी, मतलब आप अपनी 11th को अच्छे से कर लें बेसिकली, है ना। नोट्स आपके पास, अपने नोट्स उससे रिवाइज कर लें, अपने टीचर से, किसी कोई आपका दोस्त है उसके साथ बैठ के पढ़ लें, लेकिन ये एक बार सारे चैप्टर आप जल्दी से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम 12th के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो अब हम अपना नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 12th का पहला चैप्टर, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम। नीट लेवल की तैयारी, आईआईटी जेईई लेवल की तैयारी करने वाले हैं, है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि ये कोर्स जो है ये आपको बोर्ड के लिए तो प्रिपेयर करेगा ही करेगा, लेकिन आईआईटी जेईई और नीट के लिए भी ये प्रिपेयर करेगा। ऐसे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। इस लेवल पे हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि आप आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस भी आराम से कर पाएंगे।